यह कहानी शुरू होती है सन 1823 से, जहां पर यह दिखाते हैं कि एक बहुत घने जंगल में 45 लोग रहते हैं और ये सारे के सारे जानवरों का शिकार करके उनकी खालों को बेचकर उसका व्यापार करते हैं। और इसी समूह में एक आदमी होता है, ग्लास, और उनका बेटा हॉक। ये सारे के सारे लोग जंगल में होते हैं। तो इनके ऊपर एक आदिवासी कबीले वाले हमला कर देते हैं और इनके बहुत सारे लोगों को मार देते हैं। और ये आदिवासी कबीले वाले हमला इसलिए करता है कि इनका जो सरदार होता है उसकी बेटी को किसी ने अगवा कर लिया होता है और उन्हें ऐसा लगता है कि ये इन्हीं का काम है। अब इनके बहुत सारे लोगों को मार देते हैं और ये मात्र 10 लोग बचे हैं और ये 10 के 10 जो वहां पर इनकी नाव होती है उसमें बैठकर वहां से निकल जाते हैं। लेकिन खतरा अभी भी नहीं टला है, क्योंकि ये सब जानते हैं कि ये पूरा इलाका उन्हें आदिवासियों का है और नदी में चलती है उनकी नाव को कहीं ना कहीं से वो सब कुछ देख रहे हैं और वो कभी भी इनके ऊपर हमला कर सकते हैं। अब यहाँ पर किसी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। तभी एक आदमी जो ग्लास से पूछता कि हमें क्या करना चाहिए, ग्लास बोलता है कि हमें इस नाव को छोड़कर जमीन के रास्ते से चलना चाहिए। लेकिन ग्लास की इस बात से इन्हीं के ग्रुप का एक आदमी वो नहीं मानता है। वो बोलता है कि अगर हम जमीन से जाएंगे तो वो लोग हमें जल्दी मार देंगे और जमीन का रास्ता बहुत लंबा है, हमें घर पहुंचने में कई हफ्ते लग जाएंगे। लेकिन यहाँ का जो मुखिया होता है वो बोलता है कि इस इलाके को स्ट्रिक और ग्लास बहुत अच्छे से जानता है और अब उसकी जिम्मेदारी कि हमें वो घर सुरक्षित पहुंचे जाएंगे। और वो ये तय करते हैं कि अब हम जमीन के रास्ते जाएंगे और वो सारे अपनी नाव से उतर जाते हैं और नाव को पानी में खुला छोड़ देते हैं ताकि आदिवासियों को वह बहुत आगे मिले और तब तक वो उनकी नजरों से काफी दूर चले जाएं। उतरने के बाद ये अपनी सारी की सारी खाल को पत्थरों के नीचे छुपा दे ताकि भविष्य में कभी दोबारा इस जगह पर आए तो इनकी खाल मिल जाए। और अब ये सारे के सारे जंगल के रास्ते चलना शुरू कर दें। और यहाँ की एक और बहुत बड़ी समस्या ये होती है कि यहाँ की ठंड बहुत खतरनाक होती है और ठंड का मौसम आने वाला है। इनका रास्ता कई हफ्तों का है और इन्हें उसे ठंड का सामना करना पड़ेगा, लेकिन इनके पास अब कोई उपाय ही नहीं है। इसीलिए सब उसे ठंड का मुकाबला करने के लिए तैयार। और अब ये सारे के सारे उसे घने जंगल के रास्ते से चलना शुरू करते हैं और रात होती है और ये सब जंगल में सो जाते हैं। और अगली सुबह ये दिखाते हैं कि इनकी नाव को छोड़ने का जो फैसला था वो बिल्कुल सही था, क्योंकि आदिवासी इनकी नाव तक पहुंच जाते और आदिवासी देखते हैं कि नाव में कोई भी नहीं है। वो समझ जाते हैं कि ये सब पैदल जंगल के रास्ते से घर जाने की कोशिश कर। तभी उन्हें आदिवासियों में से एक आदिवासी बोलता है कि उनके पैरों की निशान हमें उत्तर की तरफ मिले और ये सारे आदिवासी ये फैसला करते हैं कि ये सब उनके पीछे उत्तर की तरफ जाएंगे। ये सब उनके पीछे उत्तर की तरफ जाएंगे। लगातार उत्तर की तरफ बढ़ते चले जाते हैं। पूरा दिन पैदल चलने के बाद रात को ये एक जगह अपना डेरा जमा लेते। सुबह सबसे पहले ग्लास उठ जाता है। वो अपनी बंदूक उठाता है और जंगल में टहलने के लिए चला जाता। तभी उसे ऐसे लगता है कि उसके आसपास कोई है और ग्लास एकदम सफर हो जाता है और उसे सामने भालू के कुछ बच्चे नजर। इससे पहले कि ग्लास वहां से निकल पाता, भालू उसे पर हमला कर देता है और ग्लास की बंदूक गिर जाती है और भालू तरह जख्मी हो चुका है। भालू उससे थोड़ा सा दूर जाता है और ग्लास बड़ी मुश्किल से अपनी बंदूक उठा लेता है, लेकिन भालू एक बार फिर गिलास पर हमला करता है। लेकिन इस बार हमला करने से पहले ग्लास भालू को गोली मार देता है। लेकिन एक भालू है, बहुत शक्तिशाली है, इसलिए उसे गोली का ज्यादा असर नहीं होता और अब वो ग्लास को लगभग एडुमारा कर देता है और एक बार फिर वो उसे दूर चला जाता है। ग्लास के पास एक चाकू होता है, वो बड़ी मुश्किल से उसे चाकू को निकालता है। हालांकि भालू भी अब थोड़ा सा लड़खड़ा चुका है, लेकिन एक बार फिर तीसरी बार वो ग्लास पे हमला करता है और जब भालू ग्लास को मारना होता तो ग्लास भी लगातार उसको चाकू मारता है और वो दोनों एक ढलान से लुढ़कते हुए नीचे गिर जाते हैं और वो भालू ग्लास के ऊपर आकर गिर जाता है। लेकिन भालू मर चुका है और ग्लास भी लगभग मर चुका होता है, क्योंकि भालू ने उसका गला पूरी तरह से फाड़ दिया है और उसे बहुत गहरे घाव दिए हैं और वो दर्द से करारा होता है। तभी ग्लास के साथी ही उसे ढूंढते वहां पर आते हैं और वो देखते हैं कि उसके ऊपर भालू गिरा हुआ है। वो बड़ी मुश्किल से भालू को उसके ऊपर से हटाते हैं और ग्लास को साथ ले जाते हैं। अब उनमें से एक आदमी ग्लास के घाव को सिलना शुरू करता है। उसका गला पूरी तरह से फैट चुका है, बहुत गहरे गहरे घाव हैं और उसका पैर भी टूट चुका है, यानी कि वो चल भी नहीं सकता। और उन लोगों का ये मानना होता है कि ये 1 घंटा भी जिंदा नहीं रह सकता। वही दूसरी तरफ ये दिखाते जो आदिवासी इन लोगों को मारना चाहते थे, उनके पास इनकी बहुत सारी खाल होती है और वो उन खालों के बदले कुछ लोगों से बंदूकें और घोड़े ले लेते हैं। इससे पहले वो आदिवासी इन पर तीर और कमान से हमला कर देते हैं, लेकिन अब उनके पास घोड़े हैं।
बंदूक है तो इनकी जान को और ज्यादा खतरा है। यहाँ ये 9 लोग ग्लास के लिए लकड़ी का एक स्ट्रेचर बनाते हैं। वो ग्लास को उसके ऊपर रखते हैं और आगे बढ़ाना शुरू करते हैं, लेकिन आगे पूरा चढ़ाई का रास्ता होता है और ग्लास को लेकर उसे चढ़ाई पर चढ़ना लगभग नामुमकिन है। तभी इनका जो कैप्टन होता है वो अपने आदमी को बोलता है कि ग्लास के मुंह पर कपड़ा रखो। दरअसल वो ग्लास को गोली मारने वाला होता है, क्योंकि उसको लगता है कि ग्लास अब नहीं बच सकता। वो तड़प रहा होता है और उसको यहां से बाहर ले जाना लगभग नामुमकिन है। तभी ग्लास का बेटा बोलता है कि ऐसा मत करो, और कैप्टन को उसे पर दया जाती है, क्योंकि ग्लास की वजह से सब बच्चे होते हैं। वो अपने आदमियों को बोलता है कि जो भी यहां पर ग्लास के साथ रुकेगा उसी रॉकी माउंटेन फॉर कंपनी की तरफ से $70 दी जाएंगी, क्योंकि ग्लास ने इन सब की मदद की होती है और वो चाहते हैं कि ग्लास को नेचुरल डेथ मिले, और जब ग्लास मर जाए तो उसका अंतिम संस्कार करके ये लोग भी वापस आ जाएं। अब ग्लास का बेटा बोलता है कि मैं रुकूंगा, और वहां पर एक लड़का और होता है, कहता है मैं भी रखूंगा चाहे $70 मिलना मिले। अब इन्हीं में एक आदमी होता है जिसका नाम फिक्स होता है। वो कैप्टन को बोलता है कि $70 बहुत कम है। कैप्टन बोलता है ठीक है $100, और तभी जो ग्लास का बेटा और जो दूसरा लड़का होता है वो बोलता है कि तुम हमारे डॉलर्स भी रख सकते हो, और फिट्स कहते हैं कि $300 काफी, इससे मैं अपना घर खरीद सकता हूं, और वो भी इनके साथ रुकने के लिए तैयार हो जाता है। अब ये 3 और ग्लास यहां पर रुक जाते हैं और बाकी के सारे आगे निकल जाते हैं। ग्लास की हालत बहुत खराब है। फिट्स को लगता है कि ये 1-2 दिन में मार जाएगा, लेकिन ग्लास जिंदा रहता है। एक शाम को जब ग्लास अकेला होता है तो फिट्स उसके पास आता है, कहता है कि तुम मरते क्यों नहीं? तुम्हारी वजह से हम सब की जान चली जाएगी, और तुम अपनी जान देकर अपने बेटे की और हम सब की जान बचा सकते हो कि आदिवासी अगर यहाँ पर आ गए तो वो हम सबको मार देंगे, और अब मैं तुम्हारी नाक और मुंह बंद करने वाला हूं। अपनी आंखें झपकाओ और मुझे ये करने की अनुमति दो। लेकिन ग्लास अपनी आंखें नहीं चमकता। फिट्स बोलता है कि तुम्हें आंखें झपकेने की कोई जरूरत नहीं है, और इसके बाद उसकी नाक और मुंह बंद करना शुरू कर देता है। और ग्लास अब मर रहा होता है और तड़पना होता है, और तभी ग्लास का बेटा पीछे से आकर बंदूक के पीछे हिस्से से फिट्स को बहुत जोर से मारता है, और फिट्स बहुत दूर जाकर गिरता है। फिर से उसे समझाने की कोशिश करता है कि मैं ऐसा क्यों कर रहा था, लेकिन उसका बेटा उसकी तरफ बंदूक तान देता है। लेकिन फिट्स उससे बंदूक छीन लेता है, और उसके पास एक चाकू होता है जिससे वो उसके बेटे को मार देता है। ग्लास का गला पूरी तरह से काटा होता है, इसलिए वो चिल्ला भी नहीं पाता। उसका पैर टूटा, वो अधूरी हालत में, इसलिए वो अपनी बेटे की मदद नहीं कर सकता। वो सिर्फ अपने बेटे को मारता हुआ देखता है, और फिट्स उसके बेटे को उठाकर एक ढलान के पीछे छुपा देता है, ताकि जब वो तीसरा लड़का वहां पर आए तो उसे ना देख पाए। और जब वो लड़का वहां पर आता है तो ग्लास उसे नहीं बता पाता है कि इसने मेरे बेटे को मारा है, क्योंकि उसे आवाज नहीं निकल सकती। अब रात होती है और फिर सो जाते हैं, और सुबह फिट्स उसके कान में कहते हैं कि यहां से लगभग थोड़ी सी दूर पर 20 आदिवासी हैं और वो इसी तरफ आ रहे हैं। इस बात से ब्रिज डर जाता है। वो बोलता है कि हॉक कहाँ है? फीड्स कहते हैं कि अगर वो जिंदा हुआ तो ढूंढ लेगा वो लड़का। कहता है कि ग्लास जिंदा है, और हमने कैप्टन को वादा किया था ग्लास को मारने के बाद हम उसका अंतिम संस्कार पूरे रीति रिवाज से करके यहां से निकलेंगे। ये सुनने के बाद फिट्स ग्लास को बहुत बुरी तरह से खींचता है। उसके पूरे शरीर में घाव होते हैं और वो दर्द से चिल्ला रहा होता है, और सामने गड्ढा होता है। उसे गड्ढे में ग्लास को डालकर ऊपर से मिट्टी डालना शुरू कर देता है। वो लड़का कहता है कि ये तुम क्या कर रहे हो? फिट्स कहता है कि आज नहीं तो कल ही मारी जाएगा, और हमने कैप्टन से वादा किया था इसका अंतिम संस्कार पूरे रीति रिवाज से किया जाएगा, तो मैं इसके ऊपर मिट्टी डाल रहा हूं। वो उसके ऊपर थोड़ी सी मिट्टी डाल देता है और वहां से चला जाता है, और उसे लड़के को बोलता है कि तुम भी जल्दी आ जाओ। हालांकि वो लड़का नहीं जाना चाहता, लेकिन उसकी जान का भी खतरा है, और वो ग्लास के ऊपर अपनी बोतल रखकर वहां से निकल जाता है। उसे नहीं पता होता कि फिट्स झूठ बोल रहा है। आसपास कोई आदिवासी भी नहीं होती, और अब यहाँ ग्लास अकेला होता है तो वो तड़प रहा है। वो मरने वाला है। ग्लास बहुत देर तक उसी जगह पर जहां पर उसे दफना के चले गए आधमरी हालत में लेटा रहता है, और फिर वो पूरी हिम्मत जुटाता है और रगरत हुआ उसे जगह पर जाता है जहां पर उसकी बेटे की लाश है, और वो अपने बेटे की लाश के ऊपर सर रखकर कई घंटे तक लेटा। उसे भूख लगती है और वो रगड़ता हुआ एक जगह पर जाता है जहां पर मछली का एक कंकाल पड़ा होता है। वो उससे एक हड्डी तोड़ता है
और उसमें कुछ सूख हुआ मांस होता है, वो सकता है, और फिर वो रगड़ता हुआ एक पहाड़ी के छोर तक जाता है। और वो देखते हैं कि नीचे की नदी है, और बड़ी मुश्किल से वो उसी तरह से रगड़ता हुआ उसे नदी के किनारे पहुंच जाता है। और जब वो पानी पीता है तो पानी उसकी गर्दन से निकलना शुरू हो जाता है, क्योंकि वो कटी होती है। अब ग्लास के पास कुछ बारूद होता है आग जलाने के लिए। वो थोड़ा सा बारूद अपनी गर्दन पर, जहां पर घाव होता है, वहां डाले देता है, और वो आग जलाकर एक आग की चिंगारी से अपनी गर्दन में आग लगाता है, जिसे बारूद जलकर चिंगारी पैदा होती है, और उसे चिंगारी से उसकी गर्दन जल जाती है। और वो ऐसा इसलिए करता है ताकि जलने से जो उसका घाव फटा हुआ है वो चिपक जाए, और जैसी उसमें आग लगती है उसे बहुत दर्द होता है, और ग्लास बेहोश हो जाता है। इसके बाद ग्लास कई दिनों तक उसी नदी के किनारे रहता है। वो पानी पीकर घास खाकर अपने आप को जिंदा रखता है। और एक दिन वो आदिवासी उसी नदी के किनारे आ जाते हैं, और इससे पहले ही वो ग्लास को मार पाते, ग्लास नदी में कूद जाता है और तैरता हुआ बहता हुआ एक दूसरे किनारे पर निकलता है। और अब ग्लास इसी नदी के किनारे कुछ दिन तक रहता है। उसे काफी दिन हो चुके तो उसके घाव भी भर चुके हैं, और वो लकड़ी के सहारे थोड़ा थोड़ा चल भी सकता है। हालांकि नदी के किनारे होने के कारण उसके लिए पानी की कोई कमी नहीं है, लेकिन खाना अभी भी उसको भरपेट नहीं मिल पाता। कभी कभी वो एक कदी मछली पकड़ लेता है, जिससे वह सिर्फ अपने आप को जिंदा रख सकता है। अब एक रात को जब वो सोना होता है, तभी उसको आग की कुछ लकड़ियां दिखती हैं, और जब वो उसे तरफ जाता है तो वहां पर एक आदमी ने बहुत बड़ा शिकार किया होता है, और वो उसे खा रहा होता है। और जैसे वो ग्लास को देखता है, वो अपना तीर और कमान उसकी तरफ तान देता है और उसे मारने वाला होता है कि ग्लास कहता है कि मुझे खाना चाहिए। हालांकि वो बोल तो नहीं पता, लेकिन इशारे से उसे समझाता है कि मुझे खाना चाहिए, और मेरी जो ये हालत है एक जंगली भालू ने की, और मेरे लोगों ने मुझे यहां मरने के लिए छोड़ दिया, और उन्होंने मेरे बेटे को भी मार दिया, और ये जो आदमी होता है इसके पूरे परिवार को, इसके पूरे गांव को भी लोगों ने जला दिया होता है, मार दिया होता है। वो उसे खाना देता है और कहता है कि तुम मेरे साथ ट्रेवल कर सकते हो, और इसके बाद वो दोनों आगे का सफर तय कर दें। और इस आदमी के पास एक घोड़ा भी होता है, इसलिए इनका सफर आसान हो जाता है। वहीं दूसरी ओर फीड्स और वो लड़का जो यहां पर ग्लास को मरने के लिए छोड़ दिए गए, जब वो रास्ते में जा रहे होते हैं तो उसे लड़की को फिट्स की बातों से ये पता चल जाता है कि वहां पर कोई भी आदिवासी नहीं था, और फिट्स ने ये झूठ बोला था ताकि वो अपनी जान बचा सके। इस बात को लड़का विद्रोह करता है, लेकिन फीड्स उसको अपनी बातों में बहकाकर वहां से आगे के सफर में ले जाता है। और जब वो आगे जाते हैं तो वो एक गांव से होकर गुजरते हैं, और उसे गांव को किसी ने पूरी तरह से तबाह कर दिया होता, वहां के सारे लोगों को मार दिया होता है, और वहां पर उन्हें 2 घोड़े भी मिल जाते हैं, और उन घोड़ा पर सवार होकर वो वहां तक पहुंच जाते हैं जहां उन्हें पहुंचना था। लेकिन फिट्स उसे लड़के को उसे जगह पर इंटर करने से पहले ये बोलता है कि उन्हें कभी भी सच मत बताना, अगर उन्हें सच पता चला तो वो हमें सूली पर चढ़ा देंगे। अब फीड्स और वो लड़का कैप्टन के पास जाते हैं। दरअसल कैप्टन और उसकी टीम इनसे पहले यहां पहुंच गई होती है, और जब वो कैप्टन के पास जाते हैं तो कैप्टन अपने वादे के मुताबिक उन दोनों को $100 देता है, लेकिन वो लड़का पैसे लिए बिना वहां से चला जाता है। फिट्स बोलता है कि सफर में जो कुछ भी हुआ उससे ये लड़का सदमे में इसलिए ऐसे रिएक्ट कर रहा है, और वो उसके पैसे भी ले लेता है और वहां से बाहर निकल जाता है। दरअसल उसे लड़क को कहीं ना कहीं दिल में गिल्ट होता है कि उन्होंने वो काम किया था जो उन्हें नहीं करना चाहिए था। वहां दूसरी तरफ ग्लास बर्फ में उसे आदमी के साथ आगे का सफर तय कर रहा होता है, और तभी बर्फ का तूफान शुरू हो जाता है। ग्लास बीमार है, उसके घाव सैड़ रहे हैं, और इस वजह से बेहोश हो जाता है। इसके बाद वो आदमी ग्लास के लिए लकड़ी का छोटा सा झोपड़ा बनाता है, और ग्लास के सारे कपड़े उतार कर उसे उसके अंदर रख देता है, और उसे चारों तरफ से ढककर सामने आग जला देता है ताकि उसको गर्मी मिल सके। और ग्लास जब शुभ उठता है तो चारों तरफ देखता है कि वो आदमी कहीं भी नहीं होता, और जब वो थोड़ी सी आगे जाता है तो देखता है कि किसी ने उसे आदमी को फांसी लगाकर पेड़ पर लटका दिया होता है। ये फ्रांसीसी लोगों का कम होता है। अब ग्लास उनकी घोड़ा तक पहुंचता है। वहां एक फ्रांसीसी एक लड़की के साथ रेप कर रहा होता है। ग्लास उसे लड़की को उसे आदमी से बचाता है, और अपने घोड़े को लेकर कुछ लोगों को गोली मारकर वहां से भाग जाता है। और जब सुबह होती है तो वो देखता है कि वो आदिवासी उस तक पहुंचने वाले हैं। वो 1-2 आदिवासियों को गोली मारता है और घोड़े पर बैठकर भाग जाता है, लेकिन अब उन आदिवासियों के पास भी घोड़े हैं, इसलिए वो घोड़े के साथ उसका पीछा करते हैं,
और सामने एक पहाड़ होता है और नीचे खाई होती है। लेकिन ग्लास अब रुक नहीं सकता, क्योंकि अगर वो रुकेगा तो उसे गोली मार देंगे। इसीलिए ग्लास घोड़े के साथ उस खाई से गिर जाता है और नीचे एक पेड़ से टकराता हुआ सीधा है। घोड़ा गिरने से मारा जाता है, लेकिन ग्लास अभी भी जिंदा है। लेकिन भले ही वो इस पहाड़ से गिर के नहीं मरा, लेकिन वो ठंड से नहीं बच सकता, क्योंकि अभी तक जिस भालू की खाल को ओढ़कर इस ठंड में बचा था, वो खाल वहीं छूट जाती है और ठंड से बचने के लिए घोड़े के पेट को काटता है और उसके अंदर से सारा मांस बाहर निकलता है और रात को वहीं सो जाता है, क्योंकि वो जानता है कि अगर वो बाहर रहा तो ठंड से मार जाएगा। वो किसी तरह पूरी रात उसे घोड़े के पेट के अंदर गुजरता है, सुबह उठाता है और अपना आगे का सफर तय करता है। वहीं दूसरी तरफ ये दिखाते हैं कि जहां पर ग्लास को पहुंचना है, जहां पर फिट्स वो लड़का और बाकी की सारी लोग पहुंच चुके हैं, वहां पर एक फैन सर्वाइवर आता है और वो उनसे आश्रम मांगता है। यहाँ के लोग बदले में उसे कुछ पैसे मांगते हैं। उसके पास कुछ ज्यादा पैसे नहीं होते। वो उन्हें कुछ पैसे देता है और साथ में एक बोतल देता है, और ये वही बोतल होती है जो ब्रीजर ग्लास को उसे जगह छोड़ते हुए उसके ऊपर रखकर आ गया था। और बिजर को लगता है कि ग्लास तो शायद मार चुका है, लेकिन उसका बेटा हॉक जरूर जिंदा है और उसी लगता है कि हॉक की बोतल है। वो उसे आदमी से बोलते हैं कि ये तुम कहाँ मिली। वो कहता कि यहाँ से 30 मील दूर किसी आदमी की गिर गई थी, मैंने उठा ली, और अब ब्रीजर और कुछ लोग वहां पर हॉक यानी कि ग्लास के बेटे को ढूंढने जाते हैं, क्योंकि ब्रीजर को नहीं पता होता कि उसे फीड्स ने मार दिया है। लेकिन फिर समझ जाता है कि हो ना हो, अभी भी ग्लास जिंदा है। और अब कप्तान और कुछ लोग उसे जगह पर जाते हैं जहां पर यह बोतल मिली थी, और जब वो उसे जगह पहुंचते हैं तो वहां पर उन्हें ग्लास मिलता है, और ग्लास को देख के कप्तान एकदम सॉफ्ट हो जाता है। ब्रीजर ने फिट्स से बोला है कि ग्लास मार चुका है, और ग्लास को देखते कप्तान बोलता है ब्रीजर को अरेस्ट कर लो, और वो गुस्से में कैंप भी आता है और फिट्स को ढूंढता है, लेकिन फीड्स वहां पर नहीं मिलता। और अब वो फिट्स को चारों तरफ ढूंढता है, लेकिन वो उसे कहीं नहीं मिलता। और जब वो अपने कमरे में आता है तो वो देखता है कि फीड्स उसकी तिजोरी से सारा पैसा लेकर भाग गया होता है। और अब कैप्टन ये तय करता है कि मैं फिट्स को पकड़ने के लिए जाऊंगा, क्योंकि उसने ग्लास के बेटे का मर्डर किया, उसने पैसे चोरी किया है। लेकिन ग्लास बोलता है कि मैं भी तुम्हारे साथ आऊंगा, और साथ में ग्लास ये भी बता देता कि ब्रीजर को मेरे बेटे के खून के बारे में कुछ भी नहीं पता था। फिट्स ने उसे भी झूठ बोला था, और अब ग्लास और कैप्टन फीड्स की तलाश में निकल पड़ते हैं। दरअसल वो उसके घोड़े के पैरों के निशाने को फॉलो कर रहे होते हैं, और बहुत आगे जाने के बाद उसके घोड़ा के पैरों के निशान खत्म हो जाते हैं, और वहां से उन दोनों को अलग होना पड़ता है। और जब कैप्टन उसे ढूंढ रहा होता है तो फिर एक बड़े से पत्थर के पीछे से निकलता है और उसे गन पॉइंट पर ले लेता है। कैप्टन उसे बोलता है कि तुम्हारे ऊपर खून के इल्जाम है, तुम मेरे साथ वापस चलो। लेकिन वो नहीं मानता, और वहां पर वो कैप्टन को गोली मार देता है। गोली आसपास सुनकर उसे तरफ ग्लास आता है, और ग्लास देखता है कि वहां पर कैप्टन की लाश बड़ी होती है और आसपास कोई नहीं होता। इसके बाद ग्लास लकड़ी की एक बहुत बड़ी तानी तोड़ता है और उसे कैप्टन की पीठ पर लगा देता, ताकि उसकी पीठ सीधी हो जाए, और उसे घोड़े पर बिठा देता है और खुद पीछे वाले घोड़े पर लाश की तरह लेट जाता है, ताकि फीड्स को यह लगे कि आगे ग्लास है और पीछे जो लेता हुआ जो लाश है वो कैप्टन की है। और होता भी ऐसी है। उन घोड़ों को देखकर फिट्स को ही लगता है कि आगे जो है वो ग्लास है और पीछे जो लेटा हुआ है वो कैप्टन की लाश है, और वो आगे वाले आदमी पर गोली चला देता है, और गोली लगते हैं वो गिर जाता है। फिट्स को लगता है कि ग्लास भी अब मार चुका है, और वो धीरे धीरे लाश की तरह आता है, और जब वो जगह तक पहुंचता है और लाश को पेलता है जिसे वो ग्लास समझ रहा होता है, तो वो देखता है कि वो कैप्टन होता है। तभी ग्लास पीछे वाले घोड़े से उठकर उसे पर गोलियां चलाता है, और एक गोली फिट्स कंधे पर लग जाती है, लेकिन वो वहां से भागने में कामयाब हो जाता है। और ग्लास उसका पीछा करता है, और पीछा करते करते हुए एक नदी के किनारे पहुंच जाता है, जहां पर उन दोनों की बहुत लड़ाई होती है, और वो दोनों ही जख्मी हो जाते हैं। और तभी ये दिखाते नदी के उसे पार वही आदिवासी आ जाते हैं जो इन लोगों को मारना चाहते हैं। और जब ग्लास फिट्स को मारने वाला होता है, तभी उसे आदमी की याद आती है जिसने उसे खाने के लिए मांस दिया था, और जो उसे घोड़े पर बिठाकर अपने साथ ले गया था। उसने एक बार ग्लास से कहा था कि प्रतिशोध लेना भगवान के हाथों में, इंसान की नहीं। और वो उसे नदी में छोड़ देता है। नदी में बहते हुए फीड्स दूसरी तरफ पहुंच जाता है, जहां वो आदिवासी उसे पड़कर मार देते हैं, और इसके बाद वो नदी पार करके ग्लास की तरफ आते हैं।
पर उसे नहीं मारते क्योंकि उन्हें उनकी बेटी मिल गई होती है। और ये वही लड़की होती है जिसका रेप होते हुए एक बार ग्लास ने उसे फ्रांसीसी लोगों से बचाया था, और इसीलिए वो ग्लास को छोड़कर वहां से आगे निकल जाते हैं। और अंत में ये दिखाते हैं कि ग्लास पूरी तरह से जख्मी है, और तभी उसे उसकी बीवी की आत्मा दिखाई देती है। ग्लास की आंखों में आंसू होते हैं और उसकी सांसें बहुत गहरी चल रही होती हैं। और कहानी का दी एंड यही होता है। लाइक करें,